गुड आफ्टरनून। बेटा ऑडियो वीडियो क्लियर है? जल्दी बोलिए, ऑडियो वीडियो क्लियर? हेलो मिताली, सिद्धि, चिरंजीवी, चलिए बेटा आज का बहुत आराम से समझना, ये मान के चलना सेकंड लेक्चर। कल तो देखो मैंने कुछ भी नहीं पढ़ाया था, कल आपको सिर्फ क्या दिया था, सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन। आज अगर देखेंगे तो अपन सब्जेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, और सब्जेक्ट में भी मैं कोई चैप्टर स्पेसिफिक स्टार्ट नहीं करूंगा। ये मान के चलना सेकंड लेक्चर, थर्ड लेक्चर, फोर्थ लेक्चर और फिफ्थ लेक्चर, हम ये 4 लेक्चर में, नेक्स्ट 4 लेक्चर में सिर्फ बेस पे वर्क करेंगे। जितना हमारा बेसिक कंसेप्ट स्ट्रांग होगा उतने जल्दी आपको सब्जेक्ट में कमांड आएगी। क्लियर? और भाई एग्जीक्यूटिव नहीं है कि मैं बोल दूंगा अरे नहीं समझ में आया ना याद कर लो, ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे। हर कंसेप्ट पे क्लियर। साक्षी, ममता, श्रद्धा, चलो कल के इसमें आपको कोई भी क्वेरी, कल के लेक्चर में आपको कोई भी क्वेरी, ऐसा कोई पॉइंट जो मैंने क्लियर नहीं किया या आपको जल्दी बोलिए, कल के लेक्चर में कहीं पे भी कोई क्वेरी है, दिमाग में कुछ क्वेश्चन चल रहा है? प्रशांत, क्या हाल? चलो अब मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाऊंगा, वो चार्ट्स को अभी पेन डाउन करना, नोट डाउन करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो दिमाग में बिठाना है, लिख के सॉल्यूशन नहीं है। वो चीज आपने एग्जीक्यूटिव में पढ़ी हुई है, अब उसको मैं एकदम आपको सिस्टमैटिक वे में बता रहा हूं, इसलिए उसको यहां दिमाग में सेट करना है कि आने वाले मतलब 3 महीने जब आप जीएसटी पढ़ोगे या इन फ्यूचर, तो ये चीज आपको क्लियर होना चाहिए, इसमें कोई डाउट या कंफ्यूजन नहीं, अरे सर हमें तो ये आज पता नहीं चला। इसलिए एकदम वो चीज दिमाग में सेट करके रखना है। क्लियर? चलो अब समझो, जीएसटी से पहले क्या था? जीएसटी से पहले क्या था, कुछ आइडिया है? जीएसटी से पहले, मेरा क्वेश्चन समझो, जीएसटी से पहले क्या था? सेल टैक्स का स्ट्रक्चर था। क्या वो एकदम परफेक्ट था? क्या वो एकदम परफेक्ट था? यस और नो? अंकित थैंक यू। क्या वो एकदम परफेक्ट था? जीएसटी से पहले सर ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर था, सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, वैट। क्या वो एकदम परफेक्ट था? मेरा क्वेश्चन समझते जाना, क्या वो एकदम परफेक्ट था? परफेक्ट? यस निष्ठा, 17 टाइप्स। अगर वो परफेक्ट रहता तो हम जीएसटी लेके आते क्या? वो परफेक्ट नहीं था, वो इम्परफेक्ट था, उसमें कई सारे ड्रॉबैक्स थे। वो ड्रॉबैक्स की वजह से गवर्नमेंट को क्या लाना पड़ा? जीएसटी। यस, जीएसटी को इंप्लीमेंट करने में काफी टाइम लगा, पर अभी भी कई लोग बोल रहे हैं कि जीएसटी में वो है नहीं, तो प्रोसीजरल चेंजेस, कंप्लायंस के चेंजेस आते रहेंगे। हर लॉ में, कोई भी लॉ परफेक्ट नहीं होता, वो धीरे धीरे परफेक्ट होता है। तो हम इस पर डिस्कस नहीं करेंगे कि उसको कैसे परफेक्ट बनाना है, हम उस पर डिस्कस करेंगे कि क्यों जीएसटी आया है। क्लियर? वापस समझना, हम क्या डिस्कस करेंगे? क्यों जीएसटी आया है। अब ध्यान दीजिएगा, सिर्फ आपको बोर्ड पे देखना, दिमाग में घुस जाना चाहिए ये चीज। क्लियर? अब देखो, जो अपना टैक्सेशन स्ट्रक्चर था, जब भी मैं यहां पे अभी सीएस प्रोफेशनल में बात करूंगा टैक्सेशन स्ट्रक्चर, तो हमेशा वो मेरा क्या रहेगा? इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं। जो हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर था पहले, बेटा मालूम वो क्या था? अगर आपको ऐसा लगता है कि इंपॉर्टेंट है तो इसका आप एक स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। पहले जो हमारा टैक्सेशन स्ट्रक्चर था वो क्या था? ओरिजिन बेस्ड। जब तक आपको ये नहीं समझ में आएगा,
आपको कैस्केडिंग इफेक्ट समझ में नहीं आएगा। कैस्केडिंग इफेक्ट समझ में नहीं आएगा तो मैं आपको लिख के दे रहा हूं, जीएसटी में कभी भी कमांड नहीं आएगी। हमारा जो पुराना टैक्सेशन स्ट्रक्चर था वो क्या था बेटा? ओरिजिन बेस्ड। वो क्या था? ओरिजिन बेस्ड। जब गवर्नमेंट ने जीएसटी इंट्रोड्यूस किया तो जीएसटी क्या हो गया? डेस्टिनेशन बेस्ड। क्लियर? तो जो भी इनडायरेक्ट टैक्सेशन स्ट्रक्चर होता है वो दो कैटेगरी में डिवाइड रहता है। फर्स्ट वन इज ओरिजिन बेस्ड और सेकंड वन इज डेस्टिनेशन बेस्ड। फर्स्ट वन इज ओरिजिन बेस्ड और सेकंड वन इज डेस्टिनेशन बेस्ड। क्लियर हुआ? वापस समझना, कोई भी इनडायरेक्ट टैक्सेस कहीं पे भी अगर रहेगा तो दो कैटेगरी में डिवाइड रहेगा। फर्स्ट वन इज ओरिजिन बेस्ड और सेकंड वन इज डेस्टिनेशन बेस्ड। जब ओरिजिन बेस्ड था तो ओरिजिन बेस्ड में दो टैक्सेस लगते थे, एक सेल टैक्स लगता था और एक सीएसटी। सीएसटी मींस सेंट्रल सेल्स टैक्स। सर काय पे लगता था सीएसटी? सीएसटी था इंटर स्टेट सेल पे। एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट में सेल होता था तो क्या कहलाता था? इंटर स्टेट सेल, और उस पे क्या लगता था? सीएसटी। क्लियर? अब एक एग्जांपल देखना। एक एक्स नाम का बंदा है, आप सिर्फ बोर्ड पे देखते जाइए, पेन डाउन नहीं भी किया चलेगा, और दूसरा वाई। तो एक को मैं क्या बोलूंगा? सेलर, और एक को क्या बोलूंगा मैं? परचेजर। तो सेलर ने गुड्स किसको सेल किए? परचेजर को। तो ये कौन सा सेल हो गया? इंटर स्टेट सेल। कौन सा सेल हो गया? इंटर स्टेट सेल। कहां से हुआ? मुंबई से हुआ। कहां पे? दिल्ली में। तो टैक्स कहां कलेक्ट होगा? सीएसटी है ना, मुंबई। मिलेगा भी किसको? मुंबई। तो रेवेन्यू किस गवर्नमेंट को मिलेगी? सर रेवेन्यू मिल रही थी महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। रेवेन्यू किसको मिल रही थी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। रेवेन्यू किसको मिल रही थी? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। क्लियर? मतलब जिस स्टेट से ट्रांजैक्शन ओरिजिनेट होगा वो टैक्स, उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा। इसीलिए इसको क्या बोला गया? ओरिजिन बेस्ड। इसीलिए इसको क्या बोला गया? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। इसीलिए इसको क्या बोला गया? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन। क्लियर हुआ कि नहीं? ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन, यस और नो? इतना क्लियर है? अब दिल्ली वाले के लिए फॉर एग्जांपल वैल्यू 100, उस पर 10 रुपीज सीएसटी लग गया, तो वैल्यू दिल्ली वाले के लिए प्राइस कितनी हो गई? 110। ये 10 रुपीज, ये जो 10 रुपीज का रेवेन्यू है ये किसको मिला? ये 10 रुपीज का रेवेन्यू किसको मिला? जल्दी बोलो। किसको मिल गया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। किसको मिल गया? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। क्लियर? ध्यान से मैं तुमको बोल रहा हूं, इतना आसान लगेगा ना जीएसटी अगर तुमको ये लॉजिक्स क्लियर है। ये 10 रुपीज किसको मिल गए? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। ये 10 रुपीज किसको मिल गए? महाराष्ट्र गवर्नमेंट को। अब दिल्ली वाले के लिए कॉस्ट क्या है? 100 कि 110? दिल्ली वाले के लिए कॉस्ट 100 है कि 110? दिल्ली वाले के लिए कॉस्ट 100 लेंगे कि 110? सर कॉस्ट कितनी लेंगे? 110। क्यों? क्योंकि इस 10 रुपीज का नो क्रेडिट। क्यों? बिकॉज कलेक्टेड इन डिफरेंट स्टेट। बिकॉज कलेक्टेड इन डिफरेंट स्टेट। भाई महाराष्ट्र क्या बोलेगा? मैं आपको क्यों दूंगा? क्योंकि ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन था। तो दिल्ली वाला अपनी अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी रखेगा? 110 रखेगा। क्यों 110? इस 10 रुपीज का कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा। सर क्रेडिट क्यों नहीं मिला? बिकॉज कलेक्टेड इन डिफरेंट स्टेट। बिकॉज कलेक्टेड इन डिफरेंट स्टेट, ये रीजन था ओरिजिन बेस्ड टैक्सेशन का। बोलिए यहां तक क्लियर है कि नहीं? यहां तक क्लियर है कि नहीं? टैक्स किस स्टेट में कलेक्ट हुआ? सर टैक्स कलेक्ट हुआ महाराष्ट्र में। क्लियर? अब एक बात बताओ, दिल्ली वाले के लिए कॉस्ट को 110 क्यों लिया गया? क्योंकि जब उसको 10 रुपीज का क्रेडिट नहीं मिलेगा तो ये कॉस्ट वो अल्टीमेट कंज्यूमर से रिकवर करेगा ना, तो वो अपनी कॉस्ट में क्या कर देगा? ऐड कर देगा। कॉस्ट में क्या कर देगा?
ऐड कर देगा। आगे देखना कॉस्ट में क्या कर देगा, ऐड। क्लियर। अब दिल्ली वाले के लिए कॉस्ट कितनी हो गई, दिल्ली वाले के लिए कॉस्ट कितनी हो गई 110। तो सबसे पहला पुराने टैक्स स्ट्रक्चर का क्या था, इंटर स्टेट अगर आप सेल कर रहे हैं तो आपको क्रेडिट नहीं मिल पाता था। दूसरा, अब अगर मान लो आप किसी और को सेल करोगे तो टैक्स आप काय पे लगाओगे, 110 पे लगाओगे। तो ये 10 रुपीज पे वापस क्या लग गया, टैक्स ऑन टैक्स। तो दिस इज व्हाट, कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। तो ये क्या हो गया, कैस्केडिंग इफेक्ट। क्लियर हुआ। तो व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। अब मुझे बताओ, जीएसटी लाने के गवर्नमेंट के दो मेन, सबसे पहला उसमें सीमलेस क्रेडिट नहीं था, मतलब इंटर स्टेट का बहुत बड़ा एक रेस्ट्रिक्शन था। और दूसरा उसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या थी, टैक्स ऑन टैक्स। तो ऐसे टैक्स ऑन टैक्स लगता था, मतलब दिल्ली वाला अगर ये प्रोडक्ट किसी और को सेल कर रहा है तो कॉस्ट 100 रुपीज नहीं लेगा, वो कॉस्ट कितनी लेगा, 110। फॉर एग्जाम्पल अगर वो गुड्स दिल्ली में ही सेल कर रहा है, दिल्ली में ही सेल कर रहा है, तो वो क्या लगाएगा भाई, वैट लगाएगा। पर वैट काय पे लगेगा सर, वैट वापस 110 पे लग जाएगा, क्योंकि उसके लिए तो कॉस्ट ही कितनी है 110। तो टैक्स ऑन टैक्स। क्लियर। तो जीएसटी के दो सबसे, सॉरी, ओल्ड स्ट्रक्चर के दो सबसे बड़े ड्रॉबैक क्या थे। सबसे पहला ड्रॉबैक था सर, इंटर स्टेट में क्रेडिट का बहुत बड़ा प्रॉब्लम था। सेकेंड, कैस्केडिंग इफेक्ट आ जाता था। क्या आ जाता था, कैस्केडिंग इफेक्ट। कैस्केडिंग इफेक्ट आने से प्राइस क्या हो जाती थी, इंक्रीज हो जाती थी। तो इंडिया का प्रोडक्ट इंटरनेशनल मार्केट में कॉस्टली हो जाता था, जिससे हमारा एक्सपोर्ट कम हो जाता था, जिससे हमारा एक्सपोर्ट क्या हो जाता था, कम। क्यों, क्योंकि वर्ल्ड में दूसरी कंट्रीज जीएसटी काफी पहले से फॉलो कर रही हैं। क्लियर। तो हमारा टैक्सेशन कितने स्ट्रक्चर में बेस्ड है, पहले था ओरिजिन बेस्ड, और दूसरा जब गवर्नमेंट को ये दोनों चीजें समझ में आई तो गवर्नमेंट ने मालूम क्या इंट्रोड्यूस किया, गवर्नमेंट को जब ये दोनों चीजें समझ में आई तो गवर्नमेंट ने क्या इंट्रोड्यूस किया, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स 2017 से, और उसको नाम क्या दिया गया, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। अब देखो इसको क्यों डेस्टिनेशन बेस्ड बोला जाता है। एग्जाम्पल देखो, एक्स ने वाई को सेल किया, एक्स सेलर है, रेसिपिएंट दिल्ली। अब बताओ रेवेन्यू किस गवर्नमेंट को मिलेगी, सर रेवेन्यू मिलेगी दिल्ली गवर्नमेंट को। रेवेन्यू किसको मिलेगी, दिल्ली गवर्नमेंट को। मतलब जिस स्टेट में गुड्स और सर्विसेज कंज्यूम होंगे उस स्टेट को रेवेन्यू मिलेगा, उस स्टेट को क्या मिलेगा, रेवेन्यू। क्लियर। इसीलिए जीएसटी को क्या बोला गया है, जीएसटी क्या है, डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। काय पे बेस्ड रहता है, कंजम्पशन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। क्लियर हुआ। अब मुझे दो जीएसटी के सबसे बड़े बेनिफिट बताइए, दो जीएसटी के सबसे बड़े बेनिफिट, दो जीएसटी के सबसे बड़े बेनिफिट। दो जीएसटी के सबसे बड़े बेनिफिट। वापस बोल रहा हूं, नो डबल टैक्सेशन फर्स्ट, कैस्केडिंग इफेक्ट बिल्कुल भी नहीं है, और थर्ड सीमलेस क्रेडिट। थर्ड क्या है, सीमलेस क्रेडिट। क्लियर। तो इनडायरेक्ट टैक्सेशन में कितनी अप्रोच हो गई सर, दो अप्रोच है। फर्स्ट वन इज ओरिजिन बेस्ड और सेकंड वन इज डेस्टिनेशन बेस्ड। फर्स्ट वन इज ओरिजिन बेस्ड और सेकंड वन इज डेस्टिनेशन बेस्ड। या निष्ठा अपन बोल सकते हैं, ये अपन आगे पढ़ते जाएंगे। यूनिफॉर्म टैक्सेशन, क्रेडिट मिल जाएगा इंटर स्टेट, वन नेशन वन टैक्स, अवॉइडिंग डबल टैक्सेशन एंड डेस्टिनेशन, बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। पर सबसे मेजर बेनिफिट क्या है, क्रेडिट का। और दूसरा सबसे मेजर बेनिफिट क्या है, दूसरा सबसे मेजर बेनिफिट क्या है, कैस्केडिंग इफेक्ट नहीं आता, टैक्स पे टैक्स नहीं लगता। व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। क्लियर। व्हाट इज कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। क्लियर। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर हुए कि नहीं आपके, ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं। यस चिरंजीवी, आईटीसी भी मिल जाता है बेटा। ये दोनों कंसेप्ट क्लियर है कि नहीं, क्लियर। चलो
भाई नोट नहीं करना है, मैं आपको फिर बोल रहा हूं, ये चीजें आपके दिमाग में होना चाहिए। यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डबल टैक्सेशन और कैस्केडिंग इफेक्ट। टैक्स ऑन टैक्स, टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता है, दिस इज कॉल्ड कैस्केडिंग इफेक्ट। ध्यान से सुनना झीला, टैक्स के ऊपर जब टैक्स लगता है तो ये क्या कहलाता है? कैस्केडिंग इफेक्ट। और एक ही प्रोडक्ट जब दो बार टैक्स होता है तो क्या कहलाता है? डबल टैक्सेशन। ये मैं आपको लेक्चर नंबर 4 में बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा, आपने डाउट पहले पूछ लिया। क्लियर? यस, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डबल टैक्सेशन एंड कैस्केडिंग इफेक्ट। झील क्लियर हुआ? चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट देखिए, क्लासिफिकेशन बता रहा हूं। भाई एग्जीक्यूटिव में ये बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, पर यहां पे अपने को, मैं ये अज्यूम करके चलता हूं कि ये सब चीजें आपको मालूम है, तो जस्ट मैं आपको एक बार गो थ्रू कर दे रहा हूं कि क्या क्या हमें आगे मालूम होना चाहिए। चलो सबसे फर्स्ट देखो, डायरेक्ट टैक्स और दूसरा क्या होता है? इनडायरेक्ट टैक्स। आप सिर्फ देखते जाना बेटा चार्ट, बाद में अपन अभी चार्ट ड्रॉ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। सबसे फर्स्ट होता है इनकम टैक्स और सेकंड वन इज वेल्थ टैक्स। और सर आज की वेल्थ टैक्स की पोजीशन क्या है? वेल्थ टैक्स को क्या कर दिया गया है? एबोलिश। अब वेल्थ टैक्स नहीं लगता है। क्लियर? तो अपने सिलेबस में अगर अपन देखेंगे तो डायरेक्ट टैक्स के दो कंपोनेंट थे पहले, डायरेक्ट टैक्स के दो कंपोनेंट थे, फर्स्ट वन इज इनकम टैक्स और सेकंड वन इज वेल्थ टैक्स। आज की डेट में सिर्फ क्या है? इनकम टैक्स। वेल्थ टैक्स को क्या कर दिया गया है? एबोलिश। फिर हम बात करते हैं इनडायरेक्ट टैक्स, फिर हम बात क्या की करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्स। तो इनडायरेक्ट टैक्स में सबसे मेन क्या रहेगा? जीएसटी, और दूसरा क्या रहेगा? कस्टम। कस्टम टैक्स नहीं है, कस्टम ड्यूटी है। तो कल जब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तो आपको यह भी समझ में आएगा, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड ड्यूटी। क्लियर? अब इसके बाद बात आती है जीएसटी। सर जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या होता है? तो हर लॉ में समझना, एक उसका क्या रहता है? टैक्सेबल इवेंट। जैसे इनकम टैक्स में टैक्स काय पे लगता है? टोटल इनकम। कस्टम का टैक्सेबल इवेंट क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। कस्टम का टैक्सेबल इवेंट क्या है? इंपोर्ट और एक्सपोर्ट। सर्विस टैक्स का टैक्सेबल इवेंट क्या था? सर्विस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। सर्विस प्रोवाइडेड और एग्रीड टू बी प्रोवाइडेड। क्लियर हुआ? इसी तरह सेल टैक्स का क्या था? विद इन स्टेट सेल। सीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या था? इंटर स्टेट। तो उन्होंने जितने मल्टीपल टैक्सेबल इवेंट थे ना, सबको हटा दिया और बोला कि अब आप सिर्फ एक ही टैक्सेबल इवेंट याद रखो। अब आप सिर्फ एक ही टैक्सेबल इवेंट याद रखो, और वो टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। तो व्हाट इज सप्लाई? सप्लाई एक टैक्सेबल इवेंट है जिसे सेक्शन 7 और 8, सेक्शन 7 और 8 किस एक्ट का? सर सीजीएसटी। किस एक्ट का? सीजीएसटी में एक्सप्लेन किया गया है। काय में एक्सप्लेन किया गया है? सीजीएसटी। जब हम सीजीएसटी पढ़ेंगे तो 5 क्लासेस में आपको सिर्फ सप्लाई ही पढ़ाऊंगा। तो अभी आपको याद रखना है कि सर जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? सर जीएसटी का टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। सप्लाई को डिफाइन किया गया है, बिल्कुल सप्लाई को पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन किया गया है सेक्शन 7 और सेक्शन 8 ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। इसे आईजीएसटी यूटीजीएसटी में नहीं बताया है, इसे कहां बताया गया है? सीजीएसटी एक्ट में। इसे कहां बताया गया है? सीजीएसटी एक्ट। तो सर सप्लाई किस चीज का हो सकता है? सप्लाई गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है। सर हम इसको गुड्स नहीं मानेंगे, इसको सर्विस मानेंगे, बिल्कुल डिस्प्यूट हो सकता है। तो जब आप सेक्शन 7, 8 पढ़ेंगे तो डिस्प्यूट को दूर करने के लिए, लिटिगेशन कम करने के लिए एक्ट में शेड्यूल 1, शेड्यूल 2 और शेड्यूल 3 दिए हैं। मतलब भाई जिस शेड्यूल में जो दिया है आपको वो फॉलो करना है। जिस शेड्यूल में जो दिया है आपको वो फॉलो करना है। आपको याद होगा शेड्यूल 3 नेगेटिव लिस्ट, किन चीजों के ऊपर सप्लाई नहीं माना है, तो उन्होंने पहले से क्लियर करके रखा है। विदाउट कंसिडरेशन का अभी सिंपल समझना है। अगर मैंने आपसे कहा कि सर आप सप्लाई पूरा कैसे समझेंगे, तो मुझे आपसे क्या रिप्लाई चाहिए? सर सेक्शन 7/8, सेक्शन 7
8 रीड विथ शेड्यूल 1, 2, 3 गिवन अंडर CGST एक्ट 2017। यस 7(1)A में क्लासिफिकेशन सब ये पूरे शेड्यूल कवर करेगा। क्लियर। अब तो सप्लाई किस किस चीज का हो सकता है सर? सप्लाई दो चीजों का हो सकता है, गुड्स का भी हो सकता है और सर्विसेज का भी हो सकता है। क्या गुड्स में आएगा, क्या सर्विसेज में आएगा? तो इसके लिए मुझे गुड्स की भी डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, सर्विसेज की भी डेफिनेशन मालूम होना चाहिए, वो टाइम आने पे मैं आपको बताऊंगा। और साथ में तीनों शेड्यूल मालूम होना चाहिए और दो सबसे मेन सेक्शंस मालूम होना चाहिए, सेक्शन 7 और सेक्शन 8। क्लियर। अब देखो, जब भी हम सप्लाई की बात करेंगे तो सप्लाई दो कैटेगरी में डिवाइड है। सप्लाई दो कैटेगरी में डिवाइड है बेटा, वापस समझना। सप्लाई कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? दो कैटेगरी में डिवाइड है। फर्स्ट वन इज इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूनियन टेरिटरी। फर्स्ट वन इज इंट्रा स्टेट या इंट्रा यूनियन टेरिटरी और सेकेंड वन इज इंटर स्टेट और इंटर यूनियन टेरिटरी। बच्चों जैसा याद नहीं रखना है कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया, इसमें एग्जाम में मार्क्स नहीं मिलेंगे, एग्जीक्यूटिव तक चल गया था। इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट को डिटरमाइन करने के लिए दो फैक्टर्स, वर्ड ध्यान देना मैं क्या बोल रहा हूं, लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई। मैं आपसे बिल्कुल भी ये वर्ड एक्सपेक्ट नहीं करूंगा सर इधर से उधर गया, किधर सर एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ये बच्चों वाले रिप्लाई है और हम CS प्रोफेशनल में हैं। क्लियर। एक रिजल्ट आपके आगे दो वर्ड लगा देगा CS, तो रिप्लाई भी वैसा ही देना है। ऐसे बच्चों जैसे चेक नहीं करना, अरे दिल्ली पूना है, देखना ही नहीं। मुझे कैसे चेक करना है आज से? LOS प्लस POS। कैसे चेक करना है? LOS प्लस POS। सबसे पहले मैं क्या चेक करूंगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या है? विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी। विद इन स्टेट या विद इन यूनियन टेरिटरी, तो वो क्या कहलाएगा? इंट्रा स्टेट ट्रांजैक्शन या इंट्रा यूनियन टेरिटरी ट्रांजैक्शन। क्लियर हुआ? आपको सिर्फ दो वर्ड्स, और एग्जाम में यकीन मानिए जब आप थ्योरी लिखेंगे, थ्योरेटिकल पेपर है ना भाई, प्रेजेंटेशन तो मैटर करेगा, तो ऐसा नहीं लिख पाएंगे फ्रॉम वन स्टेट टू मूविंग टू अनदर, कुछ नहीं। आपको क्या लिखना पड़ेगा? लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई। क्लियर। लोकेशन ऑफ सप्लायर एंड प्लेस ऑफ सप्लाई आर विद इन स्टेट और विद इन यूनियन टेरिटरी, तो उस सप्लाई को क्या माना जाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। उस सप्लाई को क्या माना जाता है? इंट्रा स्टेट सप्लाई। तो सबसे पहले किसी भी क्वेश्चन आता है, कोई भी क्वेश्चन आए, ITC आ जाए, कहीं भी आ जाए, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या चेक करना है भाई? फाइनल के क्वेश्चन 6-6, 7-7 मार्क्स के रहते हैं, साइज भी काफी बड़ा रहता है। पूरा क्वेश्चन रीड करके उसमें सिटी अगर दी है तो सिटी इसलिए नहीं दी कि आप घूमने जाओगे, सिटी इसलिए दी रहती है कि क्या चक्कर है इनवॉइस का। क्लियर। इसलिए बहुत अच्छे से मार्क करना। तो सबसे पहले दो चीजें क्या देखना है? लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लस प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन। लोकेशन ऑफ सप्लायर प्लेस ऑफ सप्लाई आर इन क्या लिखा है? यहां मैं तीन चीजें दे रहा हूं, डिफरेंट स्टेट, डिफरेंट यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट से दूसरा यूनियन टेरिटरी, एक स्टेट से दूसरा यूनियन टेरिटरी, तो उस सप्लाई को क्या मानेंगे हम? इंटर स्टेट सप्लाई और इंटर यूनियन टेरिटरी सप्लाई। कई बार मैंने देखा है बच्चे टेस्ट में जब आप देते हैं ना क्लास में, तो कैसा लिख देते हैं? गुड्स मूविंग फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। सर इंस्टीट्यूट ऐसी लैंग्वेज पसंद नहीं करता। लैंग्वेज एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में यूज करना है, क्योंकि लॉ का सब्जेक्ट है, तो आप अपनी लैंग्वेज लिखो, लेकिन जो कोर वर्ड्स हैं यार वो तो मेंशन करना ही पड़ेगा ना। जैसे आप कुछ भी लिखोगे मैं तो मार्क्स देता ही नहीं, मेरे को क्या वर्ड चाहिए? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। बोलो इंट्रा स्टेट और इंटर स्टेट क्लियर है कि नहीं? जल्दी बोलिए। यहां तक आपका दिमाग बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए कि कैसे जज करेंगे इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई को। कैसे हम जज करते हैं इंट्रा स्टेट सप्लाई को और इंटर स्टेट सप्लाई को। क्लियर। तो जब भी जीएसटी का क्वेश्चन अपन प्रोसीड करेंगे तो सबसे पहले क्या चेक करेंगे? सप्लाई होना चाहिए। किस चीज का सप्लाई होना चाहिए? गुड्स और सर्विस का। सेकंड अपने को क्या चेक करना है कि वो इंट्रा स्टेट सप्लाई है कि इंटर स्टेट सप्लाई। क्लियर। अगर
इंट्रा स्टेट है या इंटर स्टेट सप्लाई है। तो ये याद रखना पॉइंट नंबर थर्ड अपने चार्ट का। टैक्सेस काय के ऊपर डिपेंड करते हैं? टैक्सेस डिपेंड्स ऑन सप्लाई। टैक्सेस डिपेंड्स ऑन सप्लाई। वापस सुनो, मेरे वर्ड ध्यान दो। टैक्सेस काय के ऊपर डिपेंड करेंगे? सर टैक्सेस डिपेंड करेंगे सप्लाई के ऊपर। टैक्सेस काय के ऊपर डिपेंड करेंगे? सप्लाई। यस, सप्लाई काय पे बेस्ड होगी? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। और टैक्सेस काय के ऊपर डिपेंड करेंगे? सप्लाई। अगर बेटा इंट्रा स्टेट सप्लाई है, ध्यान देना, अगर इंट्रा स्टेट सप्लाई है, कौन सा स्टेट सप्लाई है? इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो वो फिर वापस दो इसमें क्लासिफाई होता है। फर्स्ट वन इज, पहला क्या है? विद इन स्टेट। पहला क्या हो गया? विद इन स्टेट। और दूसरा क्या हो गया? विद इन यूनियन टेरिटरी। पहला क्या हो गया? विद इन स्टेट। और दूसरा क्या हो गया? विद इन यूनियन टेरिटरीज। पहले बात करते हैं विद इन स्टेट। अगर विद इन स्टेट ट्रांजेक्शन है तो क्या क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। सीजीएसटी का रेवेन्यू नाम ही उसका सेंट्रल, और स्टेट को रेवेन्यू मिल जाएगा। क्लियर? लेकिन अगर विद इन यूनियन टेरिटरी है, विद इन यूनियन टेरिटरी है, तो आपको याद रखना है कि यूनियन टेरिटरीज को भी दो इसमें डिवाइड किया गया है। जब अपन यूटीजीएसटी पढ़ेंगे ना, जब हम क्या पढ़ेंगे? जब हम क्या पढ़ेंगे? यूटीजीएसटी, तो मैं अपन ये भी डिस्कस करेंगे कि यूनियन टेरिटरीज को फॉर्म क्यों किया गया, स्टेट और यूनियन टेरिटरी में क्या डिफरेंस है, पर वो बहुत काफी बाद में। तो यूनियन टेरिटरीज दो टाइप की होती हैं। यूनियन टेरिटरीज कितने टाइप की होती हैं? दो। फर्स्ट कहलाती है यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर। व्हाट इज यूनियन टेरिटरीज विद स्टेट लेजिस्लेचर? तो इसका सिंपल मीनिंग होता है, कोई भी यूनियन टेरिटरी में अगर उनका खुद का स्टेट लेजिस्लेचर है, मतलब वहां पे चीफ मिनिस्टर का कंसेप्ट होगा, तो वहां क्या लगेगा? उनका खुद का एसजीएसटी लॉ होगा, तो हम वहां क्या एप्लीकेबल करेंगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। लेकिन ऐसी कोई यूनियन टेरिटरी जहां पे, ऐसी कोई यूनियन टेरिटरी जहां पे क्या नहीं है? स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है, तब वहां पे क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। तो भाई ये चीज अपने को आज क्लियर हो जाना चाहिए। यूनियन टेरिटरीज कितनी कैटेगरी में डिवाइड है? सर यूनियन टेरिटरीज दो कैटेगरीज में डिवाइड है। सबसे फर्स्ट विथ स्टेट लेजिस्लेचर, और सेकंड वन इज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। फर्स्ट वन इज विथ स्टेट लेजिस्लेचर और सेकंड वन इज विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। विथ स्टेट लेजिस्लेचर है मतलब वहां पे चीफ मिनिस्टर का फंडा है, जैसे दिल्ली और पौंडीचेरी, तो वहां क्या लगाएंगे अपन? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर है मतलब वहां पे स्टेट लेजिस्लेचर है ही नहीं, तो वहां हम क्या लगाते हैं? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। और सर इंटर स्टेट सप्लाई अगर रहा, तो इंटर स्टेट सप्लाई अगर रहा तो क्या लगता है? आईजीएसटी, लेवीड एंड कलेक्टेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। कलेक्ट करेगी फिर अपोर्शन करेगी, किस किस के बीच में? यूनियन और स्टेट के बीच में, तो उसके लिए भी सेक्शंस दिए हुए हैं। तो ये हमारा पूरा बेसिक जीएसटी का फ्रेमवर्क है। क्लियर? तो जीएसटी में सबसे पहले सर अपने को क्या चेक करना है? क्लासिफिकेशन ऑफ टैक्सेस। उसके बाद टैक्सेबल इवेंट क्या है? सप्लाई। सप्लाई का जब टैक्सेबल इवेंट समझेंगे तो अपने को दो सेक्शंस पे ध्यान देना है। सेक्शन 7/8 सीजीएसटी एक्ट में, रीड विद शेड्यूल 1, 2 एंड 3। फिर सप्लाई कितने इसमें डिवाइड हो गई? दो, इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई। इंट्रा स्टेट सप्लाई और इंटर स्टेट सप्लाई चेक करने के लिए दो मेन फैक्टर्स बोलो। तो सबसे पहला फैक्टर क्या हो गया? लोकेशन ऑफ सप्लायर और प्लेस ऑफ सप्लाई। अगर सेम स्टेट सेम यूनियन टेरिटरी है तो क्या लगेगा? इंट्रा स्टेट सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। फिर यूनियन टेरिटरीज को कितने इसमें क्लासिफाई किया है? सर यूनियन टेरिटरीज को दो इसमें क्लासिफाई किया है। यूनियन टेरिटरीज को कितने इसमें क्लासिफाई किया है? दो इसमें, विद स्टेट लेजिस्लेचर, विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। विद स्टेट लेजिस्लेचर है तो हम क्या लगाएंगे? सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी। और अगर स्टेट लेजिस्लेचर नहीं है वहां पे तो सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। और इंटर स्टेट सप्लाई पे हम हमेशा क्या लगाएंगे? आईजीएसटी। इंटर स्टेट सप्लाई पे हम क्या लगाएंगे? आईजीएसटी। बोलिए यहां तक आपका क्लियर है कि नहीं? क्लियर?
सब्जेक्ट हम बेटा बहुत वास्ट है, पहले ये सब चीजें, क्योंकि अपन इस लेवल पे आके ये नहीं अरे सर इंटर स्टेट क्यों हो गया, तो आपको ये चीजें एकदम से याद होना चाहिए। क्लियर? इसमें कोई और आपकी क्वेरी? इसमें कोई और आपकी क्वेरी? चलो अब एक छोटा सा और, इंडिया की डेफिनेशन नहीं बता रहा हूं, उसका क्लासिफिकेशन बता रहा हूं ना। एक स्टेट रहेगा और एक यूनियन टेरिटरी। तो अगर अपन देखेंगे तो देयर आर 31 स्टेट्स। कितने स्टेट्स हैं? 31 स्टेट। 28 कंप्लीटेड स्टेट है, मतलब उनको 100% स्टेट का स्टेटस है। और 3 क्या है? यूनियन टेरिटरीज, जिसमें क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर। तो फर्स्ट वन इज दिल्ली, सेकेंड वन इज पौंडीचेरी, और थर्ड वन इज जम्मू एंड कश्मीर। क्लियर? जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर में से एक पार्ट अलग किया गया, दैट इज लद्दाख। और लद्दाख को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। लद्दाख को क्या बना दिया गया बेटा? यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। लद्दाख को क्या बना दिया गया? यूनियन टेरिटरी विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर? तो सबसे पहले यूनियन टेरिटरीज में अंडमान एंड निकोबार, लक्षद्वीप। पहले 2 अलग अलग यूनियन टेरिटरी थी, दादर एंड नगर हवेली प्लस दमन एंड दीव, अलग अलग थे। अब दोनों को कंबाइन कर दिया गया। कब से कंबाइन किया गया? 26 जनवरी 2020। चंडीगढ़ और लद्दाख, ये हमारी स्टेट्स की पोजीशन है, ये हमारा स्टेट्स का पोजीशन है। क्लियर? कोई भी डाउट आपको यहां पे? क्लियर? जल्दी बोलिए, क्लियर है कि नहीं? अगर क्लियर है तो मैं आगे बढ़ता हूं, नहीं तो वापस इसको एक बार और रिवाइज कराता हूं। देखो अब यस 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरी, लेकिन मैंने इसको इस वे में क्लासिफाई किया कि 31 स्टेट्स हैं, 28 कंप्लीटेड स्टेट है, और 3 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं जिसमें क्या है? स्टेट लेजिस्लेचर। क्लियर? और 5 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं, वापस सुनना, 5 यूनियन टेरिटरीज ऐसी हैं विदाउट स्टेट लेजिस्लेचर, और 2 यूनियन टेरिटरीज को इस साल क्या कर दिया गया? कंबाइन। मैं आपको क्या बोल रहा हूं, प्रैक्टिकल क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम आपको यह क्लासिफिकेशन मालूम होना चाहिए। टोटल अगर मैं देखूंगा 31 ऐसी जगह है जहां पे सीजीएसटी प्लस एसजीएसटी लगेगा, और 5 ऐसी जगह है जहां पे क्या लगेगा? सीजीएसटी प्लस यूटीजीएसटी। इसलिए मैंने आपको ये क्लासिफिकेशन करके दिया है। झील और शिवानी क्लियर हुआ कि नहीं? जल्दी बोलिए, इतना क्लियर हुआ कि नहीं? चलो अब देखो, ओल्ड स्ट्रक्चर में क्या था?
ओल्ड स्ट्रक्चर में अगर अपन देखेंगे तो 18 के आसपास टैक्सेस थे। क्लियर? ओल्ड स्ट्रक्चर में समझना, बोर्ड पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। 18 के आसपास क्या थे? टैक्सेस थे। तो रेवेन्यू सेंट्रल को भी मिलता था और स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता था। रेवेन्यू किस किस को मिलता था? सेंट्रल को भी मिलता था और स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता था। क्लियर? मतलब एक अच्छा खासा अमाउंट स्टेट गवर्नमेंट को भी मिलता था। लेकिन जब जीएसटी आया तो जो 18 टैक्सेस थे वो सारे सब्स्यूम हो गए, मतलब उनको खत्म कर दिया गया और उनकी जगह वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे आए। वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे आए। क्लियर? जब वन नेशन वन टैक्स के कॉन्सेप्ट पे आए तो सबसे पहला टैक्स क्या हो गया भाई? आईजीएसटी। फिर क्या हो गया? सीजीएसटी। फिर और क्या लगने लगा? एसजीएसटी। और फिर कुछ जगह क्या लगने लगा? यूटीजीएसटी। यही कहानी थी ना। मतलब स्टेट को भी रेवेन्यू मिल रहा था, स्टेट को भी रेवेन्यू क्या हो रहा था? मिल रहा था। क्लियर? अब ये सब क्या थे? टैक्सेस। तो व्हाट इज टैक्सेस? कंपल्सरी पेमेंट है, मतलब देना ही अपने को। तो टैक्सेस का सबसे बड़ा फर्क ये होता है कि टैक्सेस जब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है, टैक्सेस जब गवर्नमेंट कलेक्ट करती है तो इसको कहीं पे भी यूज कर सकती है। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट ने क्या बोला कि हमारा जो रेवेन्यू लॉस होगा ये आप लॉस कैसे कंपनसेट करोगे? तो गवर्नमेंट ने क्या बोला कि स्टेट गवर्नमेंट को क्या होगा? रेवेन्यू लॉस। तो बोले हम इसके लिए एक एक्ट पास कर देते हैं, आपको जो रेवेन्यू लॉस होगा हम उसको पे करेंगे। तो बोले कैसे? बोले हम एक टैक्स लगाएंगे, जीएसटी कंपनसेशन। वापस सुनना, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, कंपनसेशन टैक्स नहीं, कंपनसेशन सेस के नाम से। तो भाई स्टेट गवर्नमेंट को एक चीज क्लियर हो गई कि ये सेस का मतलब होता है पर्टिकुलर पर्पस। सेस हमेशा एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए कलेक्ट किया जाता है और पर्टिकुलर पर्पस क्या है कि ये कंपनसेशन है। किसको कंपनसेशन दिया जा रहा है? रेवेन्यू लॉस का। किसको? स्टेट्स को। तो इसलिए क्या लगा दिया? जीएसटी कंपनसेशन सेस। टैक्स नहीं है वो, जीएसटी कंपनसेशन सेस। सेस का सबसे बड़ा फीचर क्या है? सेस इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। सेस इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। सेस हमेशा क्या रहता है? किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रहता है। सेस हमेशा क्या रहता है? किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए रहता है। क्लियर? तो भाई अपने को जीएसटी कंपनसेशन सेस भी अपने सिलेबस में है। क्लियर? चार चीजें टैक्स है, गवर्नमेंट उस पैसे को कहीं पे भी यूज कर सकती है, लेकिन गवर्नमेंट जीएसटी कंपनसेशन सेस का जो पैसा है वो सिर्फ किस पर्पस के लिए यूज करेगी? कंपनसेट लॉस ऑफ रेवेन्यू। किसको? स्टेट को। किस चीज की वजह से? इंट्रोडक्शन या इंप्लीमेंटेशन ऑफ जीएसटी। तो व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सेस? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन टैक्स एंड सेस? टैक्स भी कंपलसरी है सर, सेस भी कंपलसरी है। टैक्स जब कलेक्ट होता है तो गवर्नमेंट उस पैसे को कहीं पे भी खर्च कर सकती है। टैक्स इज नॉट फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस, सेस इज ऑलवेज फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस। आपने सीएस एग्जीक्यूटिव में पढ़ा होगा हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। तो हेल्थ एंड एजुकेशन सेस का फंडा ही क्या है कि भाई गवर्नमेंट सिर्फ काय के लिए खर्च करेगी? हेल्थ और एजुकेशन। बोलो ये क्लियर है कि नहीं? समझ में आया जीएसटी कंपनसेशन सेस क्यों आया? उसका रीजन ही क्या है? स्टेट्स को कंपनसेट करना था। किस चीज के लिए कंपनसेट करना था? लॉस ऑफ रेवेन्यू। क्यों लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ? क्यों लॉस ऑफ रेवेन्यू हुआ? इंप्लीमेंटेशन ऑफ
जीएसटी। तो जीएसटी के इंप्लीमेंट होने से स्टेट को कैसे लॉस, स्टेट को ऐसे लॉस हुआ, स्टेट को ऐसे लॉस हुआ क्योंकि जो पहले कई सारे टैक्सेस लगते थे वो सारे सब्स्यूम हो गए जीएसटी में। क्लियर? इसीलिए आज भी पेट्रोल पेट्रोल के ऊपर जीएसटी नहीं है। पेट्रोल इंटर स्टेट सप्लाई हो रहा है तो सीएसटी, और विद इन स्टेट सप्लाई हो रहा है तो वैट, और उसका सब्सटैंशियल रेवेन्यू किसके पास जा रहा है? स्टेट गवर्नमेंट के पास। लेकिन पेट्रोल कभी भी जीएसटी के दायरे में आ सकता है जिस दिन जीएसटी काउंसिल उसको नोटिफाई कर देगा। क्लियर? बोलो भाई, कोई डाउट? जल्दी बोलो। क्लियर यहां तक? आज जो मुझे क्रक्स बताना था, फर्स्ट वन इज कैस्केडिंग इफेक्ट, टैक्स ऑन टैक्स। क्लियर? सीमलेस क्रेडिट। और थर्ड सबसे इंपॉर्टेंट, टैक्स और सेस में क्या फर्क है? टैक्स और सेस में क्या फर्क है? तो टैक्स और सेस में सबसे बड़ा फर्क क्या? यस, पेट्रोल पे क्या लगती है? एक्साइज ड्यूटी। पेट्रोल पे क्या लगता है? एक्साइज ड्यूटी। शगुफ्ता तुम एग्जीक्यूटिव में भी थे ना बेटा? हाँ, वही मेरे को लगा। कोल्हापुर शोलापुर कहां? जल्दी बताओ, याद नहीं आ रहा मेरे को। हाँ, कोल्हापुर, अब याद आ गया। अब देखिए सर, जो कल अपन डिस्कस करेंगे ना, तो कल मैं आपको क्या डिस्कस करा के दूंगा? ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर। कल मैं आपको क्या डिस्कस करा के दूंगा? ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर। क्लियर? तो आपको सब चीजें समझ में आएंगी, क्यों जीएसटी आया, एंट्री टैक्स क्या है। क्लियर? ये ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर था। ये हमारा क्या था? ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर। इसको हम डिटेल में कल समझ लेना, हाफ एन आवर मैं सिर्फ इसी में जाऊंगा, फिर मैं वापस काय पे शिफ्ट होगा? जीएसटी पे। क्लियर? अभी मैं ज्यादा लेक्चर को प्रेशराइज नहीं कर रहा हूं कि बहुत ज्यादा, अभी ऐसी चलने देंगे अपन। अब देखो, दूसरी चीज आपको ध्यान रखना है, जब भी आप लेक्चर्स देखना चालू करेंगे, किसी की भी टीचर के देखो आप, मुझे उससे कंसर्न नहीं है। मान लीजिए फर्स्ट एक लेक्चर देखा आपने, फॉर एग्जाम्पल 1.5 और का पहली रिक्वेस्ट, जब आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपको फास्ट फॉरवर्ड और ये सारी चीजें नहीं करना। सीएस प्रोफेशनल का टैक्स अलग ही लेवल का है। 1.5 आवर लेक्चर देखो और कोशिश करो 45 मिनट्स में इस लेक्चर को आप क्या करो? प्रिपेयर। इस लेक्चर को आप क्या करो? प्रिपेयर। बच्चा क्या करता है? सिर्फ लेक्चर देखता जाता है, सोचता है बाद में प्रिपेयर करेंगे। आप मेरी यकीन मानिए, कभी भी बाद में उतने अच्छे से प्रिपेयर नहीं होता। बेटर ऑप्शन क्या है? 1.5 आवर का लेक्चर देखा और 45 मिनट्स आप उस लेक्चर को क्या कर लो? प्रिपेयर। क्लियर? अब ये टाइम देखो, अभी आप कोई भी टीचर कितना ही फास्ट पढ़ा है, कैसा पढ़ा है, 40, अगर आपने 1.5 घंटे का क्लास अच्छे से किया है तो आप 45 मिनट्स में उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर? और दूसरी चीज, अगर आपको टाइम है, दिसंबर अटेम्प्ट है, तो आप अपने टेक्स्ट के शॉर्ट नोट्स बनाइए।
शॉर्ट नोट्स की एक कॉपी मैंने आपको कल भी बताया था, प्रैक्टिकल और एक थ्योरी। और थ्योरी में आप जैसे मैंने आज चार्ट्स बनाए ना, तो जब अपने लेक्चर्स चलेंगे तो वो चार्ट ड्रॉ करते जाना, ये बहुत ज्यादा मस्ट है। अगर आप ये सारी चीजें प्रॉपर करेंगे ना, तो मैं आपको फिर बता रहा हूं, ये जो आपकी थ्योरी की कॉपी रहती है ना, ये रफली जाना चाहिए 250 पेजेस की, ये पूरी फुल हो जाती है और बाद में इसको इसमें से रिवाइज करने में बहुत ज्यादा मजा आता है, क्योंकि अपनी लैंग्वेज में। क्लियर? और जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, जब भी आप प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करोगे, तो एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, स्केल यूज करिए, क्योंकि सीएस एग्जीक्यूटिव वाले बच्चे को बोल बोल के थक जाओ, फाइनल में आने के बाद वो स्केल ही यूज नहीं करता। जैसे भाई मुझे थोड़ी ना कोई एग्जाम देना है, आप क्यों? क्योंकि अगर आप स्केल यूज करोगे, प्रॉपर पेज का अलाइनमेंट करना आएगा, नहीं तो वहां एग्जाम में मालूम यही नहीं समझ में आता लाइन किधर खींचना है। और इंस्टीट्यूट ये सारी चीजों को बहुत ज्यादा मैटर करता है, जितना अच्छा प्रेजेंटेशन होगा आपके मार्क्स बढ़ेंगे। क्लियर? तो चलिए, आज जो बताया है मैंने जस्ट उसको घर पे एक बार समअप कर लेना। कल हम स्टार्ट करेंगे ओल्ड टेक्स्ट स्ट्रक्चर से। क्लियर? ओल्ड टेक्स्ट स्ट्रक्चर। इसके बाद कल मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन बताऊंगा। क्या बताऊंगा? कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की जीएसटी को लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में क्यों अमेंडमेंट किया गया, तो आपको लिक्वर का भी लॉजिक समझ में आएगा, पेट्रोल और ये सारी चीजों का भी लॉजिक। मैं मैक्सिमम आपका फाइनल चार्ट्स पे ही लेके चलूंगा। आप देखोगे तो मैंने भाई कई सारे चैप्टर्स के, ये देखो, ये मॉड्यूल में अगर आप देखोगे ना, 2-2 3-3 पेज में ये थ्योरी दी है, उसको मैंने एक पेज में कर लिया है। और आप ये ड्रॉ करते जाओगे ना, तो ये मान के चलना आपको एग्जाम में, देखो इतना याद आ गया ना, तो अपन इस लेवल पे आ जाते हैं फाइनल में कि हम सेंटेंस आराम से फॉर्म कर सकते हैं। किसी भी बच्चे को सेंटेंस फॉर्मेशन में दिक्कत नहीं होती, मेन क्रक्स याद आना चाहिए। ये सब मैं क्रक्स, तो ये आप जितने भी मैं बनाते जाऊंगा, ये आप लाइन बाय लाइन नोट डाउन करते जाना। अभी पूछना ही नहीं सर पेन डाउन करना है क्या, इट इज अ मस्ट। और दूसरी चीज, कई बार बच्चा गलती करता है, कौन लिखेगा, फोटो खींच लो। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, फोटो वाली मेमोरी एग्जीक्यूटिव तक ठीक है, फोटो वाली मेमोरी एग्जीक्यूटिव तक ठीक है, फाइनल में काम नहीं चलेगा। क्लियर? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। कल हम बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक स्टार्ट करेंगे लेक्चर नंबर 3 में, ओल्ड टैक्स स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन, लिक्वर और पेट्रोल का चक्कर क्या है। क्लियर? चलिए, अभी नया नया दूसरा ही दिन है, इसलिए ज्यादा प्रेशराइज नहीं, ज्यादा फास्ट नहीं। क्लियर? चलिए, आज के लिए बस इतना ही। चलो बाय, टेक केयर।